क्या महिला आरक्षण बिल फेल हो गया या असली कहानी कुछ और है? अगर 2023 में कानून बन चुका था तो फिर संसद में दोबारा हंगामा क्यों हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये महिलाओं के अधिकार का मुद्दा है या राजनीतिक नैरेटिव की नई लड़ाई है? पूरी बात समझने के लिए हमें 2023 से लेकर अभी हाल के संसद के 2 दिन के घटनाक्रम को जोड़कर देखना होगा, क्योंकि यहीं पर असली तस्वीर साफ होती है। सबसे पहले एक बेसिक फैक्ट आपको बता दें कि महिला आरक्षण से जुड़ा कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ही पास हो चुका है। उस समय नरेंद्र मोदी सरकार ने विशेष सत्र बुलाया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल पास हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह कानून बन गया। यानी तकनीकी रूप से ये फेल नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले ही पास हो चुका है। लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में केवल 2 वोट पड़े। राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 में यह बिल राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें 214 वोट पक्ष में पड़े और विरोध में कोई वोट ही नहीं पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से असली विवाद शुरू होता है। उस कानून में एक शर्त जोड़ी गई थी कि यह आरक्षण तभी लागू होगा जब नई जनगणना होगी और उसके बाद परसीमन यानी डिलिमिटेशन होगा। यानी कानून बन गया लेकिन लागू होने की चाबी भविष्य की प्रक्रिया के हाथ में दे दी गई। अब आते हैं हाल के संसद के 2 दिन के घटनाक्रम पर, जिसने इस मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। पहला दिन, संसद में जब इस मुद्दे को उठाया गया तो सत्ता पक्ष ने इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किया। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए ये संकेत दिया कि सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है और जो इसका विरोध करेगा उसे राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार की लाइन साफ थी, हमने बिल पास कर दिया, अब लागू होने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उसी दिन विपक्ष ने पूरा नैरेटिव पलटने की कोशिश की। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर सरकार सच में महिलाओं को अधिकार देना चाहती है तो इसे तुरंत लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने जाति जनगणना यानी कास्ट सेंसस का मुद्दा भी जोड़ा और उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी महिलाओं के अलग प्रतिनिधित्व के ये अधूरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे राजनीतिक कदम बताया और कहा कि बिल पास करना आसान था लेकिन लागू करना असली इरादा दिखाता है। दूसरा दिन संसद का माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने साफ कहा कि यह बिल तभी सार्थक होगा जब इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा जोड़ा जाएगा। दक्षिण भारत के नेताओं की तरफ से आवाज़ तेज हुई। एमके स्टैलिन और केसी वेणुगोपाल जैसे नेताओं ने परसीमन को लेकर चिंता जताई कि इससे उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण का राजनीतिक प्रभाव घटेगा। अमित शाह ने कहा, बिल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण का है। किसी संसदीय क्षेत्र में 39 लाख वोटर हैं, ऐसे में एक सांसद कैसे इतने लोगों पर ध्यान देगा। जो सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं वह ध्यान में रखें कि SC/ST की सीटें बढ़ाने का भी विरोध कर रहे हैं। संविधान में परसीमन का प्रावधान है। उन्होंने कहा, कुछ लोग उत्तर दक्षिण नैरेटिव गढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएंगी। जितना संसद पर किसी और हिस्से का अधिकार है उतना ही दक्षिण भारत का है। ये लोग बेकार का नैरेटिव फैला रहे हैं। इसी दौरान अमित शाह ने संसद में विस्तार में समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, परसीमन के बाद भी किसी राज्य का नुकसान नहीं होगा। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कर्नाटक की सीटें 28 से बढ़कर लगभग 42 हो सकती हैं और आंध्र प्रदेश की 25 से 28, तमिलनाडु की 39 से लगभग 49 और ज़्यादा हो सकती हैं और तेलंगाना की सीटों में भी बढ़ोतरी होगी। उनका तर्क था कि भले ही सीटों की संख्या बढ़े लेकिन कुल प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग संतुलित रहेगी। लेकिन विपक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि असली ताकत प्रतिशत नहीं बल्कि सीटों की संख्या से तय होती है। लोकसभा में शुक्रवार को संविधान में 131वां संशोधन बिल वोटिंग के बाद गिर गया। ये बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया गया था। एनडीए बिल के पक्ष में 2/3 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। बिल के पक्ष में 298 वोट मिले बल्कि विरोध में 230 वोट मिले। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बाकी दोनों संशोधन बिलों को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया है। लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। पहले जो परसीमन हुआ है और जो अनुपात पहले से चला आ रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसी के अनुसार परसीमन होगा। उन्होंने कहा, अगर गारंटी चाहिए तो मैं गारंटी भी देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
महिला आरक्षण बिल के पक्ष में बोलते हुए कहा, जो इस बिल का विरोध करेंगे उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मुझे सबको साथ लेकर चलना है और मुझे संविधान ने यही सिखाया है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हम भ्रम में ना रहें कि हम कुछ नारी शक्ति को दे रहे हैं, ये उनका हक है, इसे हमें दशकों पहले दे देना चाहिए था। आज उसका प्रायश्चित कर उस पाप से मुक्ति पाने का अवसर है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में डिलिमिटेशन बिल पर बहस के दौरान कहा कि इस प्रक्रिया के बाद हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ सकती है। तो वहीं बहस के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, पहला सच तो ये है कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पारित हो चुका है। उन्होंने ये कहा कि यह बिल SC, ST और OBC के खिलाफ है, उनके अधिकार छीनने का एजेंडा है। उन्होंने कहा, इस बिल का महिला सशक्तिकरण में कोई मतलब नहीं है, आप सत्ता हथियाने की कोशिश में है। ये बिल राष्ट्र विरोधी है, हम सरकार को ये नहीं करने देंगे। दक्षिण और उत्तर भारत के साथ भेदभाव हो रहा है, दलित और आदिवासी की भागीदारी कम हो रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महिलाएं हमारी राष्ट्रीय कल्पना की प्रेरक शक्ति हैं। हम सभी अपनी जिंदगी में महिलाओं से बहुत कुछ सीखते हैं, प्रभावित हुए हैं और उनसे बहुत ज्ञान हासिल किया है। अब समझिए कि डिलिमिटेशन क्या है, क्योंकि पूरा विवाद इसी के आसपास घूम रहा है। परसीमन का मतलब है देश की आबादी के आधार पर लोकसभा सीटों का नया बंटवारा। आखिरी बार ये प्रक्रिया 2008 में हुई थी और अगली बार 2026 के आसपास होने की संभावना थी। समस्या यहाँ से शुरू हुई कि उत्तर भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण बेहतर किया गया है। अगर नई जनगणना के बाद परसीमन होता है तो उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण भारत का अनुपात कम हो सकता है। यही कारण है कि दक्षिण भारत के नेता इस बिल से असहज हैं। उन्हें लगता है कि महिला आरक्षण के नाम पर असल में राजनीतिक संतुलन बदला जा रहा है। इन 2 दिनों में एक और चीज साफ दिखी, दोनों पक्ष इस मुद्दे को अलग अलग तरीके से जनता के सामने पेश करना चाहते हैं। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हमने महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कानून बनाया, लेकिन विपक्ष शर्तें लगाकर इसे रोकना चाहता है। वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार ने कानून पास तो कर दिया, लेकिन जानबूझकर इसे लागू नहीं किया और अब इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। यहीं पर यह सवाल भी उठता है कि अगर 2023 में बिल पास हो चुका था तो फिर विशेष सत्र बुलाने का क्या मतलब था, और उस पर जो खर्च हुआ उसका परिणाम अभी तक क्यों नहीं दिखा। विपक्ष इसे टैक्स पेयर के पैसे का राजनीतिक इस्तेमाल कहता है, जबकि सरकार इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है। अगर पूरे घटनाक्रम को न्यूट्रल तरीके से देखें तो 3 बातें साफ निकल कर आती हैं। पहली, कानून 2023 में पास हो चुका है, इसलिए इसे फेल कहना सही नहीं है। दूसरा, इसका लागू होना पूरी तरह जनगणना और परसीमन पर निर्भर है, जो अभी तक नहीं हुआ। और तीसरा, हाल के संसद के घटनाक्रम ने इस मुद्दे को फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है, जहां दोनों पक्ष अपने अपने नैरेटिव बना रहा है। अंत में सवाल वही है, क्या ये कानून सच में महिलाओं को सशक्त करेगा या एक ऐसा वादा बनकर रह जाएगा जिसका असर आने वाले वर्षों में ही दिखेगा। और शायद यही वजह है कि संसद के अंदर की बहस अब धीरे धीरे चुनावी मंचों तक पहुंच रही है, जहां एक ही बिल को अलग अलग कहानियों में बदला जा रहा है। तो ये थी खबर महिला आरक्षण बिल पर। तो क्या आपकी राय है इस पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़रूर बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाना चाह रही है, क्या विपक्ष इसे रोक रही है। विपक्ष की अपनी जगह सही है कि आपने अगर बिल ला दिया तो इसे तुरंत लागू करिए, और क्या भाजपा सही है कि इसे परसीमन के बाद लागू किया जाएगा। इसे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। मैं कृष्णा तिवारी, संपन्न भारत।